सो हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, और हमने ये भी देखा था कि रिएक्टेंट्स किसको बोल सकते हैं, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, और वो एरो का मतलब क्या होता है हमने देखा था। ठीक है ना। अब देखिए, फिर हमने ये भी देखा था कुछ जनरल एग्जांपल केमिकल रिएक्शन के कौन कौन से थे। जैसे कि हमने देखा था डिकम्पोजिशन, बेसिकली ग्लूकोज का टूटना, ठीक है ना, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो था, या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, जो वो भी एक तरीके से केमिकल रिएक्शन ही थी। ठीक है। इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस और बहुत जगह हैं, मेडिसिन के अंदर केमिकल रिएक्शंस हैं, या फिर आप ये मान लीजिए जैसे जो पूरी बायोकेमिस्ट्री है उसमें भी केमिकल रिएक्शन ही है। हमारे अंदर जितने भी लिविंग जो प्रोसेसेस हैं उसमें भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। ठीक है। मिल्क का कर्ड में चेंज होना, ये भी केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जो कि आपके डेली लाइफ में आप जिन्हें ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है ना। ओके। और डेली लाइफ में आप जिनका यूज भी उठाते हैं। ठीक है। जैसे सिलिकॉन चिप्स है, आप जिस मोबाइल में अभी वीडियो देख रहे हो, ये अभी जैसे लैपटॉप में देख रहे हो, उसमें जो चिप है ना, जो चिप है वो इंटेल की जो चिप है, उसके अंदर भी सिलिकॉन का जो वहाँ पे असेंबलिंग है, पीएनपी जो भी अरेंजमेंट्स हैं, वहाँ भी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। तो आप एक तरीके से केमिकल से घिरे हुए हो। ठीक है। तो हम आज आगे जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशन से मेरा क्या समझता हूँ, देखो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि मान लो कोई एक केमिकल रिएक्शन थी जो कि हो गई, A plus B gives C plus D, ये हो गया। अभी जो केमिकल रिएक्शन है, मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ भैया A और B आपस में रिएक्ट कर चुके हैं और C और D बना चुके हैं। ठीक है। या मेरे पास तो कोई फोन नहीं है कि मैं केमिकल को फोन घुमा दूं, भैया A रिएक्ट कर चुके हो क्या, वही से करे हो नहीं करे हो, मैं वो तो कर नहीं सकता। तो कुछ जनरल ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिससे कि हम ये आइडिया लगाते हैं कि हाँ, अगर ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ये चीजें अगर अकर हो रही हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो अभी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, फिर हो चुकी होगी, फिर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुई है कोई केमिकल रिएक्शन। उसमें से सबसे पहला और सबसे मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन होता है चेंज इन कलर। ठीक है। चेंज इन कलर से मैं क्या समझता हूं, ध्यान से समझिएगा इसको। चेंज इन कलर की बात कर रहे हैं, चेंज इन कलर की बात कर रहा हूं। देखो ऐसी बहुत सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जहां पे किसी एक फर्दर सब्सटेंस के ऐड करने पे क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, बोला मैंने, ऐसी बहुत सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जहां पे जब रिएक्शन के में जो रिएक्टेंट का जो कलर होता है, रिएक्टेंट का जो कलर होता है और जो प्रोडक्ट का जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। जैसे मान लो ये रेड होगा वो येलो हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। या फिर मान लो ये कलरलेस है वो रेड हो जाएगा। तो ये जो कलर का चेंज है ना, जो कलर का चेंज है, ये हमें बताता है कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हुई है। और दूसरी बात ये कि जो कांसेप्ट है चेंज इन कलर का, ये मेनली आता है इंडिकेटर्स के अंदर। ठीक है ना। ऐसे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स बेसिकली ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। अब होता क्या है, कुछ ऐसे सब्सटेंस हम रिएक्शन में ऐड करते हैं। ठीक है। जब रिएक्शन हो रही होती है तो हम कुछ सब्सटेंस ऐसे ऐड करते हैं जो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन अपना कलर बदलते हैं। ठीक है ना। एग्जांपल होते हैं जैसे कि एसिड बेस रिएक्शंस में भी कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं। ठीक है। तो उसकी चर्चा हम अभी नहीं कर रहे हैं, उसका डिस्कशन हम अगले चैप्टर में करेंगे एसिड बेस सॉल्ट के अंदर। सिर्फ अभी इतना समझिए कि चेंज इन कलर एक क्राइटेरिया होता है, एक ऑब्जर्वेशन होता है कि हाँ एक केमिकल रिएक्शन हुई होगी। ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चेंज इन कलर के अलावा, इसके अलावा आपको इस टॉपिक में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। देखो चेंज इन कलर के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, देखिए वो है बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस, ये तो मतलब मान लीजिए कि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, और पिछले 3 साल से यहां से क्वेश्चन आया ही हुआ है, इस फॉर्म में या फिर किसी फॉर्म में क्वेश्चन आता है इससे। एवोल्यूशन ऑफ गैस की बात कर रहा हूं मैं। देखिए एवोल्यूशन ऑफ गैस की अगर मैं बात करूं तो होता क्या है कि जब भी कोई एक केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि गैसियस फेज में प्रोड्यूस होते हैं।
जैसे मान लो मैंने क्या कहा, मैंने बोला जैसे मान लो जब कोई रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि गैसियस फेज में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, कुछ किसी और शेप में प्रोड्यूस होते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो गैसियस फेज में निकलते हैं, कुछ गैसेस निकलती हैं, ठीक है। देखो जैसे मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर आप मान लो, अगर आप देखो ये मीथेन गैस है, ठीक है ना, मीथेन का नाम मीथेन होता है CH4 का, अगर आप कराओ इसका कंबशन कराओ तो क्या होगा, CO2 प्लस H2O बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो CO2 निकलता है ना, ये गैसियस फेज में होता है, ठीक है। इसी के अलावा जैसे देखो अगर आपके पास क्या है, जिंक प्लस H2SO4, ठीक है, इन सभी रिएक्शन होती कैसे सब बताया जाएगा। अब इतना समझो, देखो ये मेटल है, मेटल जब एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस H2। अब ये जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, इन गैसेस का प्रोडक्शन जो है ना, हमें बताता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई होगी। इट्स the production of the formation of gas in a chemical reaction indicates कि हाँ भी केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। होता क्या है कि जैसे कोई जिस बीकर में फिर जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही होगी, आप उसे करा रहे होंगे, वहां पे क्या होगा, वहां पे नीचे बबल्स फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि हमें बता दें कि हाँ गैस अगर किसी रिएक्शन प्रोड्यूस हुई, मान लो कोई सब्सटेंस था, जैसे मान लो A था B था, आपस में एक्वस था, अगर मैंने A और B को आपस में मिलाया और अगर कुछ कोई गैस इवॉल्व हुई तो इसका क्लियर कट इंडिकेशन हो जाएगा कि हाँ भाई एक केमिकल रिएक्शन हुई है। ध्यान रखना कि जैसे देखो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि वोलेटाइल होते हैं, या फिर जैसे देखो HNO3 का जो बोतल होता है ना, इस उसको ओपन करोगे तो क्या होगा थोड़ी सी व्हाइट फिल्म्स वहां से ऑब्जर्व होंगी, ठीक है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहा हूं कि एक सब्सटेंस A है, आपने A में B मिलाया, जो प्रोडक्ट बन के आया उसमें कोई एक ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो कि गैसेस फेज में प्रोड्यूस हुआ होगा, ओके। तो और जो गैस का इंडिकेशन है वो में गैस का जो फॉर्मेशन है वो में बताएगा कि हाँ एक केमिकल रिएक्शन हुई है। लेकिन अब इसमें ये जो मैंने आप सबने बातें की, ये चलो बात तो हम समझ में आ गई, ठीक है भैया ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वो जो गैस फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, मान लो कोई भी गैस केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हुई, मुझे कैसे पता चलेगा, हाउ विल आई कम टू नो, समझ रहे हो। अगर एक केमिकल रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस हुई है तो मुझे कैसे पता चलेगा, हाउ विल आई कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड एंड वहां पे गैस भी प्रोड्यूस हो चुकी है, तो मैं कैसे बताऊंगा। तो जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जैसे मैंने आपको लिखा था, इन गैसेस के कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो अगर हाइड्रोजन गैस अगर किसी मिक्सचर में प्रोड्यूस होती है, अगर आपको चेक करना है कि उस मिक्सचर में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है कि नहीं हुई है, तो क्या करते हैं हम वहां पे ये देखते हैं कि क्या वो गैस जो प्रोड्यूस हुई है वो बर्न कर रही है पॉपिंग साउंड के साथ कि नहीं। कैसे चेक करते हैं, जैसे ही H2 गैस प्रोड्यूस हुई होगी तो क्या होगा, हम वहां पे थोड़ा सा उसको बर्न करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इग्निशन देते हैं। तो अगर वो गैस अगर बर्न करती है पॉपिंग साउंड के साथ, अब पॉपिंग साउंड का मतलब क्या होता है, तो दीवार पर होता है ना, तो दीवार पर खींच के मारते हैं, तो क्या होता है जैसे आवाज वैसे आती है वैसे ही यहाँ पे H2 भी उसी सेम साउंड साथ बर्न करती है। तो H2 गैस जो होती है इट बर्न्स विद द पॉपिंग साउंड, ये इंडिकेशन है, ठीक है भाई। चलो गैस का प्रोड्यूस होना एक केमिकल रिएक्शन के होने का ऑब्जर्वेशन तो है, लेकिन मैं कैसे बताऊंगा। अगर मुझसे पूछ ले चलो ठीक है, तुमने कैसे कहा कि इसमें H2 गैस इवॉल्व हुई है, तुमने बोला कि सर इसमें H2 गैस इवॉल्व हुई है, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता है, तुम्हें कैसे पता चला, तो उसका इंडिकेशन, उसका आंसर ये होगा कि सर देखो H2 गैस जो होती है उसका इंडिकेशन होता है किसी मिक्सचर में अगर H2 गैस बनी है, अगर वो गैस हाइड्रोजन है तो आप लोग चेक कर सकते हो कि इट विल बी बर्निंग विद द पॉपिंग साउंड, पहली बात, ठीक है। ऐसे अगर मान लो किसी मिक्सचर में मान लो NH3 गैस, जैसे मान लो दैट इज अमोनिया गैस, अगर अमोनिया गैस अगर किसी मिक्सचर में फॉर्म होती है तो अमोनिया गैस की जो स्मेल होती है ना, वही उसका सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है। अमोनिया गैस की स्मेल होती है रोटन फिश लाइक स्मेल, रोटन फिश लाइक स्मेल, ठीक है ना, ओके। कि जैसे अगर किसी मिक्सचर में अगर अमोनिया गैस बनी है, जैसे मान लो देखो जैसे हेबर्स प्रोसेस में होता है ना, N2 + H2 गैस, चलो मान लो भी हम कह लो कि NH3 बन गया,
हालांकि इक्विलिब्रियम में होता है, छोड़ो, NH3 गैस बन गया। तो जो अमोनिया गैस जो बनेगी ना, ये इसकी जो स्मेल होगी, इसकी स्मेल होगी रॉटन फिश लाइक स्मेल, फिश लाइक स्मेल, कच्ची मछली जैसी स्मेल होगी इसकी। ओके, रॉटन फिश लाइक स्मेल। तो आपको समझ में आया होगा कि जो गैस का प्रोडक्शन है, गैस का और गैस का बनना एक ऑब्जर्वेशन है केमिकल रिएक्शन के लिए, लेकिन वो जो गैस बनी है रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट के रूप में जो बनकर के आई है, उसका मेरे को कैसे पता चलेगा, हाउ विल आई ऑब्जर्व दैट। तो उन गैसेस के कुछ अलग-अलग इंडिकेशंस होते हैं। H2 गैस का समझ में आ गया होगा, NH3 गैस का समझ में आ गया होगा, इसका नाम अमोनिया होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये दो गैसेस हो गई, एक थर्ड गैस और है, देयर इज आल्सो थर्ड गैस, उसको उतार लीजिएगा, ठीक है। देखो एक थर्ड गैस जो कि बार-बार पेपर में पूछी भी जाता है, जो कि CO2। देखो नाम रखो, CO2 गैस की बात कर रहा हूं। देखो CO2 गैस में बहुत सारा क्वेश्चन आया और सीबीएसई का मेरे ख्याल से फेवरेट क्वेश्चन यही बनता है जब वो इस तरह के क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं। तो देखो होता क्या है, क्योंकि इस CO2 गैस के प्रोडक्शन पे क्या होता है, कुछ 2-3 कांसेप्ट्स आगे भी डेराइव हो जाते हैं। मैं उन सभी कांसेप्ट्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से देखते रहिएगा। देखो CO2 जैसे मान लो क्या है, आपके पास एक रिएक्शन है, देखो ये आपके पास एक रिएक्शन में लिख के बता रहा हूं, CH3COH plus Na2CO3 gives CH3CONA, ये बना, ये हो गया। अब देखो जो ये रिएक्शन हुई है, अब देखो आप यहाँ पे ये इस बात की चिंता ना करें कि रिएक्शन कैसे हुई, मुझे पता है नहीं है भाई, अभी मान लो कि हुई है रिएक्शन इस तरीके से, ठीक है ना, और ये CO2 बना है, ठीक है। अब ये जो CO2 बना है, ये मैंने कह दिया कि CO2 बना है, मुझे कैसे पता चला CO2 है ये, तो CO2 गैस का कुछ इंडिकेशन रहा होगा ना, है ना, पक्का रहा होगा। तो CO2 गैस का इंडिकेशन ये होता है that CO2 turns the lime water milky। CO2 गैस का जो इंडिकेशन होता है, it turns the lime water milky। CO2 जो होता है, CO2 गैस जो होता है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। अब यहाँ पे 3 शब्द हैं, ठीक है, और यही लाइन आपको लिखी मिलेगी पेपर के अंदर। A gas X is produced in the chemical reaction and that gas X turns the lime water milky, ठीक है। Name the gas X, name the lime water and write the chemical reaction, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जो गैस अगर कोई गैस अगर लाइम वाटर से पास करने के बाद अगर कोई गैस अगर उसको मिल्की कर देती है तो गैस 100% CO2 होगी, और गैस वापस की बात नहीं करोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये है क्या, ये इसका कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो मैंने ध्यान समझो कि लाइम वाटर का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। लाइम वाटर का मतलब क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन, इसको लाइम वाटर बोलते हैं। आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, पानी में उसको घोल दिया, डिसॉल्व कर दिया, वो आपका हो गया लाइम वाटर, ठीक है, दैट इज द लाइम वाटर, ठीक है। अब जब लाइम वाटर के अंदर हम जब यहाँ से इसमें से CO2 गैस पास करेंगे, अब क्वेश्चन है CO2 गैस कैसे पास करेंगे, वो तो गैसेस फॉर्म में है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको वो हम पास कर सकते हैं कुछ पाइप्स अरेंजमेंट्स के लगाकर, कुछ भी करके ट्यूब्स लगा करके हम उसको स्पीकर में लाके पास कर सकते हैं, ठीक है। मान लो क्या है कि मैंने कोई ऐसे मान लो क्या है कि यहाँ से गैस प्रोड्यूस हुई और मैंने उसको लाके इसमें इस तरीके से उसके बबल्स को यहाँ पे आने दिया, ठीक है। यहाँ से गैस आ रही है CO2 में आ गया CO2 आ गया CO2। अब देखो हुआ क्या, CO2 है बेसिकली, ठीक है। तो जैसे CO2 गैस जाके इस सॉल्यूशन में जाएगी तो क्या होगा, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या करेगी, वो एक सब्सटेंस बनाएगी जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसको बोलता है लाइमस्टोन, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन। इसका नाम क्या था, इसका नाम था लाइम वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनकर के आया। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, ये पीपीटी फॉर्म में आता है, बताऊंगा पीपीटी क्या होता है ये बताऊंगा। ये क्या होता है, ये व्हाइट फॉर्म में आता है,
ये व्हाइटिश, इसका जो अपीयरेंस है व्हाइटिश होता है। ये सॉल्यूशन में जैसे ही जाके रिएक्शन होगी तो क्या होगा, CaCO3 जो बनेगा वो रिएक्शन डिसॉल्व होने के बाद क्या होगा, वो इस तरीके से व्हाइटिश फॉर्म में आ जाएगा। जैसे आप क्या करना, आप पानी में चोक का करना, थोड़ा सा चोक का पाउडर बना के उसको डाल देना, तो जैसा वो सॉल्यूशन बनेगा वैसे ही ऐसा कुछ बनकर के आएगा, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, ये जो सब्सटेंस बना है कैल्शियम कार्बोनेट, इस वजह से सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है। ये पहले कलरलेस था, ठीक है, लेकिन CO2 को जाने के बाद क्या हुआ, रिएक्शन हुई ये वाली, और इस रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट बना। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट बन करके आया है, ठीक है ना, ये जो होता है ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता है और ये सस्पेंडेड रहता है। तो इस वजह से मुझे सॉल्यूशन मिल्की अपीयर होता है, जो कि पहले कलरलेस था, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि CO2 कैसे किसी में प्रोड्यूस होती है, तो उसका इंटीग्रेशन होता है, इट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर को मिल्की कैसे करता है, इस तरीके से करता है, ठीक है। और देखो एक बात और, लाइम वाटर को हम स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं, बेसिक सब्सटेंस है को हम स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं। इसको आज इसके लिए आगे भी क्वेश्चंस आते हैं इसके, और ठीक है। तो ये पूरा एक पॉइंट था एवोल्यूशन ऑफ गैस का, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड CO2 गैस का। पहले कलरलेस होता है, बाद में मिल्की हो जाता है। मिल्की मतलब जैसे, और एक आप एग्जांपल जरा सोच सकते हैं कि ऐसे शिवजी में जब हम जल अभिषेक करते हैं तो क्या होता है, वो पानी में से दूध डाल देते हैं, तो जैसा वो मिल्की अपीयरेंस होता है वैसे ही इसका अपीयरेंस हो जाता है CO2 गैस के पास करने के बाद, ठीक है। तो अगर कोई गैस अगर किसी मिक्सचर में प्रोड्यूस हुई है, तो रिएक्शन कंटेनर में अगर वो गैस जो है, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को अगर मिल्की कर देते तो गैस कौन सी होगी, CO2 होगी। अगर वो गैस अगर रोटन फिश लाइक स्मेल जैसी उसकी स्मेल है, तो क्या होगा, वो गैस हमारी अमोनिया होगी। अगर वो गैस अगर हमारी बर्न करते हैं प्रोपिंग सॉल्ट के साथ, तो गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन होगी। तो हमने दो ऑब्जर्वेशन पढ़ ली है, ठीक है। आइए थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, सो मच जाना बीच में। देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें तो थर्ड ऑब्जर्वेशन बहुत ही सिंपल है। कौन सा ऑब्जर्वेशन है, देखो ये है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। अब देखो चेंज स्टेट का मतलब क्या है, यहाँ पे स्टेट का मतलब है उसकी फिजिकल स्टेट से बात कर रहा हूं मैं। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है कि वो सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में है कि गैसियस स्टेट में, ठीक है। और एक और बात करूं मैं, यहाँ देखो मेटल की तीन स्टेट होती है, फिजिकल, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन अगर मैं रिएक्शन की बात करूं ना, देखो यहाँ पे क्या हुआ, मान लो ये रिएक्शन थी, A सॉलिड, ठीक है, प्लस B प्लस मान लो यहाँ पे B लिक्विड, ठीक है, ये यहाँ पे C गैस प्लस D लिक्विड, मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आप जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो तो क्या हुआ, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसेस जब आप गए तो क्या हुआ, एक तरीके से चेंज स्टेट में आपको ऑब्जर्व हो रहा है ना। सॉलिड से गैसेस हो गए ना, जहां पे यहाँ पे दोनों सब्सटेंस लिक्विड था, एक सॉलिड था, वहां पे सब्सटेंस गैसेस हो गए, सब्सटेंस लिक्विड हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ होगा, तो अगर किसी रिएक्शन में अगर स्टेट का चेंज आता है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई होगी। अच्छा, यहाँ पे आपको ना बहुत बार लिक्विड की जगह ना आपको पे एक्वस लिखा मिलेगा। हाँ ना, एक्वस का मतलब होता है पानी में मिला हुआ सॉल्यूशन। जैसे मान लो मैं कोई और एग्जांपल में लेता हूं, मैं ऐसे कोई स्पेसिफिक एग्जांपल उठा रहा हूं, उसी विषय पे देख रहा हूं। मान लो तो जैसे ये है A एक्वस प्लस B एक्वस, ठीक है ना। A एक्वस प्लस B एक्वस gives what, gives C solid प्लस D गैस प्लस E लिक्विड। मान लो यहाँ पे एग्जांपल से आपको इस तरह की रिएक्शन मिलेगी एसिड बेस सॉल्ट के अंदर। अब जरा ध्यान से देखो, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब B का सॉल्यूशन किसमें, पानी में है। एक्वस सॉल्यूशन से मान लो कॉपर सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब बता रहा हूं, एक्वस सॉल्यूशन से मतलब बोले से मान लो मैंने कहा कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, उसका मतलब क्या है, मैंने कॉपर सल्फेट को मैंने पानी में डुबो के रखा है, वो इसका मतलब है, ठीक है ना। ओके, यहां पे देखो भैया, तो यहाँ पे क्या है, A एक्वस प्लस B एक्वस गिव्स C गैस प्लस D गैस प्लस E लिक्विड। आप ध्यान से देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड से जब प्रोडक्ट साइड पर हम जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमें क्लियर कट दिख रहा है कि भैया यहाँ पे चेंज स्टेट है, यहाँ पे सब्सटेंस जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब एक स्टेट में चेंज आना, सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट है उसमें चेंज आना किसी दो केमिकल रिएक्शन का एक इंडिकेशन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है।
तो हमने अभी तक 3 ऑब्जर्वेशन पढ़ लिए, 1 2 3। अब हम बात करते हैं फोर्थ ऑब्जर्वेशन की। देखो फोर्थ ऑब्जर्वेशन बहुत ही सिंपल है, इनफैक्ट इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है, ठीक है ना। देखो फोर्थ ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। फोर्थ ऑब्जर्वेशन होता है हमारा फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारा होता है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। अभी पीपीटी का मतलब क्या है? देखो पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। क्या होता है दोबारा बोलना? पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। बोलना चाहिए मतलब है प्रेसिपिटेट। इस प्रेसिपिटेट से मैं क्या समझता हूं? प्रेसिपिटेट के शब्द से मेरा मतलब ये होता है कि जब रिएक्शन हमारी होती है तो क्या होता है, कोई एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो रिएक्शन में रिएक्टेंट के बाद, सॉरी मैंने बोला पीपीटी का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब देखो ये होता है कि कोई सॉलिड सब्सटेंस जो रिएक्शन में रिएक्टेंट के रिएक्ट करने के बाद जब अराइज होता है, द सॉलिड सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होता है, वो सॉलिड सब्सटेंस बेशक चाहे कंटेनर के नीचे जाके चाहे सेटल हो सकता है चाहे नहीं भी होता है। दोबारा सुन लो क्या बोला मैंने बोला प्रेसिपिटेट का मतलब होता है द सॉलिड सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। सॉलिड सब्सटेंस जो रिएक्शन के दौरान बनता है वो सॉलिड सब्सटेंस जो होता है वो चाहे बेशक जाके कंटेनर जाके नीचे चाहे सेटल हो सकता है चाहे नहीं भी होता है। जैसे देखो मान लो मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब थी, ठीक है, और इससे मैंने कोई एक सब्सटेंस ए था, मैंने इसमें बी ऐड किया, तो क्या होता है जब मैं ऑब्जर्व करता हूं यार कि कोई टेस्ट ट्यूब थी, इसमें ए और बी मिला तो क्या हो रहा है यार, कुछ सॉलिड सब्सटेंस मुझे ऐसे दिख रहे हैं अराइज हो रहे हैं इसमें, ठीक है ना। वो सॉलिड सब्सटेंस क्या है? वो सॉलिड एकदम से कुछ सॉलिड सब्सटेंस बने, कुछ सॉलिड सब्सटेंस बने और वो रिएक्शन मिक्सचर में ऐसे उस टेस्ट में से घूम रहे हैं, ठीक है। वो एकदम से बड़े-बड़े पार्टिकल्स मुझे ऑब्जर्व हुए, तो जो बड़े-बड़े पार्टिकल जो कि सॉलिड बार जो बड़े पार्टिकल्स मुझे ऑब्जर्व हुए जो कि इस तरीके से सस्पेंडिंग है पूरे सॉल्यूशन में फैले हुए हैं, उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। वो पार्टिकल चाहे नीचे सेटल हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कुछ रिएक्शन में ऐसा होगा कि भैया आपको वो सब्सटेंस जो है नीचे सेटल हुए मिल जाएंगे। ये भी क्या पता सस्पेंडिंग का मतलब क्या है? कुछ टाइम बाद जाके नीचे सेटल होने वाले हैं, कुछ टाइम बाद घूमने तो रहेंगे भैया, नीचे सेटल हो जाएंगे। अगर वो इनिशियल ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं, जैसे आपने ए था ए में आपने यहाँ पे बी ऐड किया, तो क्या हुआ, ए में बी ऐड करने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन मिली कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे जो कि सस्पेंडिंग है, जो कि इसमें सॉल्यूशन से घूमते नजर आ रहे हैं, कुछ टाइम बाद जाके नीचे जाके बैठ गए, तो उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है द सॉलिड सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन व्हिच रिमेन सस्पेंडेड और get settled down in the bottom of the container। इतनी बात ठीक है। तो अगर किसी रिएक्शन में एकदम से सडन पीपीटी बनता है ना, तो उस पीपीटी के बनने का भी क्या होता है, वो भी इंडिकेशन होता है किसका, केमिकल रिएक्शन का। दैट इज आल्सो एन ऑब्जर्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। तो अभी तक हमने 4 ऑब्जर्वेशन पढ़े, ध्यान रखना इन दोनों पे क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी पे ध्यान रखना, बेसिकली जहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगी ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगी, वहां पे इसका रूल आएगा, वहां पे फॉर्मेशन पीपीटी पे सवाल आया हुआ है, ध्यान रखना, ओके।